हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इज इट ओके? चैप्टर का नाम है इतना बड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मेटल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे कि आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, आयरन मेटल यूज़ करते हैं, कॉपर मेटल, जिंक मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, लेड, बहुत सारे मेटल्स को यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी मेटल्स हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी की सारी मेटल्स हमें हमारी अर्थ से मिलती हैं, है कि नहीं? अर्थ से इन मेटल्स को हम क्या करते हैं, माइन करके ले आते हैं। ठीक है, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि बेटा ये जो मेटल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये मेटल हमें हमारी अर्थ क्रस्ट से मिलती तो हैं, बट ये मेटल्स हमारी अर्थ में किसी और फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैं आयरन की बात करूं तो देखो, आयरन जो होगा वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके Fe2O3 के फॉर्म में भी रहता है, वो कार्बोनेट के साथ कंबाइन होके FeCO3 के फॉर्म में भी रहता है, वो सल्फर के साथ कंबाइन होके FeS2 के फॉर्म में भी रहता है। इज इट ओके? इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्म्स में रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं वो नेचर से हमें तो मिलती हैं हमारी, लेकिन नेचर में या फिर अर्थ क्रस्ट में वो मेटल्स जो होती हैं किसी और फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन सब्सटेंस से, जैसे मान लो कि आयरन मेटल मेरी Fe2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, अर्थ क्रस्ट से माइन करके लाएंगे और क्या करेंगे, इससे ऑक्सीजन मेटल को अलग कर देंगे। तो जब Fe2O3 से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयरन मेटल मिल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब समझ में आया कि जो मेटल्स होंगी वो हमें किसी और फॉर्म में मिलती हैं, वो अपने फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगी, वो किसी और फॉर्म में मिलती हैं। उनको हम क्या करके लाते हैं, माइन करके अर्थ से लाते हैं और अपनी फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, जहां पर ऑक्सीजन या फिर उससे जो भी चीजें एसोसिएटेड होंगी उनको अलग कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्री मेटल मिल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, या इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, या इसी चीज को हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो हमको यही पढ़ना है कि अलग अलग मेटल्स के लिए अगर मुझे आइसोलेट करना है तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए कई सारी प्रोसेसेस होंगी, तो यहाँ पर हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि किसी मेटल के आइसोलेशन के लिए हम क्या क्या प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आगे इन सबको हम लिखेंगे भी। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम अकरेंस ऑफ मेटल से। यहां पे एक पार्टीशन बना लेते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो मेटल्स हैं वो नेचर में किस फॉर्म में मिलती हैं हमें, दो फॉर्म में या फिर दो स्टेट में वो हमें मिलती हैं। तो लिखो, इन नेचर metals mainly occur in occur in two states। जो मेटल होती हैं वो हमें टू स्टेट्स में मिलती हैं। वन इज कॉल्ड फ्री, या इसी को हम नेटिव बोलते हैं,
नेटिव स्टेट, इज इट ओके? तो फ्री या नेटिव स्टेट क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, वो मैटर्स जो बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं। कैसी हैं? बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं। आपको पता है लेस रिएक्टिव मैटर्स किसे बोलते हैं? वो मैटर्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कभी भी किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगी, तो वो ऑलवेज नेचर में हमें किस फॉर्म में मिलती हैं? फ्री या फिर नेटिव स्टेट में। दोज मेटल्स which are very less reactive occur in free or native state। वो मेटल्स जो बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं वो हमेशा नेचर में किस फॉर्म में मिलती है हमें? अपने फ्री या फिर नेटिव स्टेट में। इज इट ओके? एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हैं? हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो कौन कौन सी मेटल्स हैं? जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। All of these metals are the example, और सॉरी, ये सभी मेटल्स नेचर में किस फॉर्म में मिलती हैं हमें? अपने फ्री या फिर नेटिव स्टेट में। सेकंड जो है वो क्या है? उसे बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। क्लियर हो रहा है? कंबाइंड स्टेट। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसमें लिखेंगे those metals which are highly reactive or moderately reactive occur in वो किस फॉर्म में मिलेंगी? occur in combined form और combined state, जो भी आप लिखना चाहें। occur in combined state। तो क्लियर हुआ बेटा? वो मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव है वो किस फॉर्म में मिलेंगी हमेशा नेचर में हमें? कंबाइंड फॉर्म में। मतलब वो किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में रहेंगी। ठीक है? अब जब मेटल कंबाइंड फॉर्म में रहेगी तो किस किस फॉर्म में रह सकती है? तो लिख लो उसके लिए भी, इन कंबाइंड फॉर्म these metals occur in form of their oxide, sulfide, halide, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा ETC। मतलब ये जो मेटल्स है जब कंबाइंड फॉर्म में रहेंगी तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर रह रही तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। सल्फर के साथ कंबाइन होकर रहेंगी तो क्या बोलेंगे? सल्फाइड। हैलोजन के साथ रहेंगी तो हैलाइड। कार्बोनेट के साथ रहेंगे तो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। है कि नहीं? आपको पता है नाइट्रेट के साथ अगर कंबाइन होकर रह रही तो उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। आगे सबके एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या होंगे?
ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं जो ऑलवेज हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी? तो जाहिर सी बात है, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो तो लेस रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो वो सारी की सारी मेटल्स हमें किस फॉर्म में मिलती हैं? अपने कंबाइंड फॉर्म में। तो इन्हें छोड़ के कोई भी लिख लो, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा, ये सभी मेटल्स नेचर में हमें किस फॉर्म में मिलती हैं? कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखेंगे बेटा, पीटीआर। पीटीआर का मतलब आप सभी को पता है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऐसे पॉइंट्स जो हमें याद रखने होते हैं अलग से। देखो क्या होता है कि ये जो सिल्वर, कॉपर और ये सिल्वर मेटल है, ये नेचर में अपने कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है और नेटिव फॉर्म में भी मिलती है। वैसे तो इन्हें नेटिव फॉर्म में मिलना चाहिए, बट ये नेचर में कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो कि कॉपर एंड सिल्वर मेटल, कॉपर एंड सिल्वर मेटल occur in free as well as in combined state। जो कॉपर और सिल्वर मेटल है वो हमेशा फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और बन जाता है, देखो ध्यान से भाई। मैंने आपको बताया है कि जो भी मेटल वेरी लेस रिएक्टिव होगी वो ऑलवेज किस फॉर्म में मिलनी चाहिए? फ्री फॉर्म में। तो कॉपर और सिल्वर क्या है? वेरी लेस रिएक्टिव है, तो उसे फ्री फॉर्म में तो मिलना चाहिए, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रही है? ये सवाल पूछ लिया जाता है, बुक्स में भी आपको मिलेगा। तो क्या होता है कि कॉपर और सिल्वर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से इनका पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस वजह से वो सल्फाइड आयंस, जैसे बड़े साइज के आयंस हैं, उनको क्या करता है? ईजिली पोलराइज कर देता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने पढ़ा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, है कि नहीं? तो लिख लेंगे कॉपर एंड सिल्वर due to their ऊपर लिखता हूं, यहाँ पे जगह कम है, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, आप स्नैपशॉट लेके लिख लीजिएगा। ड्यू टू देयर very high polarizing power, polarizes sulfide ion and occur in their combined form। याद रख पाएंगे क्या प्यारे बच्चों? कॉपर और सिल्वर मेटल फ्री स्टेट में तो पाए जाएंगे, साथ ही साथ अपनी कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाएंगे। और कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से उनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इस कारण से वो सल्फाइड आयंस जैसे बिगर साइज के आयन को ईजिली पोलराइज कर सकते हैं और अपने कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ भी हमने सीखी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलेंगे मिनरल्स। मिनरल, ठीक है।
मिनरल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम सीखेंगे। तो द नेचुरल मटेरियल्स in which metal occur in its native or combined state are called minerals। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, मिनरल्स डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए मिनरल्स किसे बोलेंगे बेटा, कि वो नेचुरल मटेरियल्स जिनमें क्या होती है, मेटल अपने कंबाइंड फॉर्म में या फिर नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगी, उसे हम उस मेटल का क्या बोलते हैं, मिनरल्स, है कि नहीं। आपने देखा भी होगा, बहुत जगह देखते हो पहाड़ वहाड़ से हम बोलते हैं ना मिनरल्स लेके आ रहे हैं, तो मिनरल्स मतलब वो पहाड़ से जिस चीज़ को लेके आ रहे हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो मेटल प्रेजेंट है अपने फ्री या फिर नेटिव फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट, तो सभी को समझ में आ गया होगा आई होप मिनरल। अभी एग्जाम्पल्स भी लेंगे। अब और की बात करते हैं, और क्या होता है, और क्या होता है बेटा। तो देखो यहां पे मैं रब कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब आप मेटल मतलब मिनरल को माइन करके ले आते हो, है ना, या फिर पहाड़ को खोद करके, या फिर अर्थ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं तो उनको अर्थ से, है ना, डिग करके ले आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, तो एल्यूमिनियम मेटल कई सारे फॉर्म्स में मिलता है नेचर में। जैसे एक फॉर्म उसका ये है Al2O3.2H2, इसे बॉक्साइट बोलते हैं, है कि नहीं। एल्यूमिनियम मेटल का एक और फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, Al2O3.2SiO2.2H2, है कि नहीं। एल्यूमिनियम मेटल इन दो फॉर्म्स में मिलती है, और भी बहुत सौ फॉर्म में मिलती है। इसे बॉक्साइट बोलते हैं, इसे क्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्ले। ये दोनों ही क्या है, एल्यूमिनियम मेटल के मिनरल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर देखो एल्यूमिनियम मेटल क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि जब इनको हम फैक्ट्री में लेकर के जाएंगे तो इनसे मुझे क्या करना है, एल्यूमिनियम मेटल को आइसोलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है। तो जब एक्सट्रैक्शन करोगे एल्यूमिनियम मेटल का इनसे, तो एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन हम इजीली कर सकते हैं किससे, इससे, बॉक्साइट से। जबकि क्ले से एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन उतना इजीली नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इस वाले मिनरल में जिसे हम क्ले बोल रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या हो, बहुत कम हो, है कि नहीं। तो जब परसेंटेज बहुत कम होगा, तो जब इससे तुम एल्यूमिनियम मेटल को निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो तुमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन बहुत कम अमाउंट मिला, और है कि नहीं। तो और तुम्हारा पैसा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लग गया। तो ये प्रोसेस क्या हुई, अनइकोनॉमिकल। लेकिन जब इससे तुम निकालोगे तो इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उतने ही पैसे खर्च के तुम्हें ज़्यादा एल्यूमिनियम मेटल मिलेगी। तो ये प्रोसेस कैसी है, इकोनॉमिकल है। ठीक है क्या, इज इट ओके। तो मतलब कहने का ये है कि एल्यूमिनियम मेटल या कोई भी मेटल नेचर में बहुत सारे फॉर्म्स में मिलती है, लेकिन सभी से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उतना इजी नहीं होता है। तो वो मिनरल जिससे हम मेटल्स को कन्वेंशनली मतलब आसानी से, एंड इकोनॉमिकली मतलब कम पैसे में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस मिनरल को हम उस मेटल का क्या बोलते हैं, ओर। क्या बोलते हैं, ओर। क्लियर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द मिनरल्स
by which metals can be extracted conventionally मतलब आसानी से, and economically are called ores। वो मिनरल्स जिससे मेटल को कन्वेंशनली मतलब आसानी से और इकोनॉमिकली कम पैसे में हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उस मिनरल के, उस मेटल के ओर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट टू रिमेंबर लिख सकते हैं कि नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या लिखेंगे, ऑल द ores आर मिनरल। सभी मिनरल्स क्या होते हैं, ओर होते हैं, सॉरी सभी ओर्स मिनरल होते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, या फिर आप हेडिंग डाल के पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो कि सभी ओर्स मिनरल होते हैं बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी ओर मिनरल होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको देखा, आप लिखना चाहो, लिखना क्या है आपको पता है कि एल्यूमिनियम के दो फॉर्म्स हैं, एक को हमने क्या बोला है बॉक्साइट और एक को क्ले। तो दोनों ही क्या है, ओर है, मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, बट उसमें से बॉक्साइट क्या है, उसका ओर है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मेटल को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ओर, ओर कितने टाइप के होते हैं, हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ ओर। मैं एक बार, इज इट ओके, देख रहा था वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। टाइप्स ऑफ ओर, तो सबसे पहला होता है ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर किसे बोलेंगे, जब मेटल किसके साथ कंबाइन होकर के रहे, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑक्साइड्स ओर के नाम भी लिखूंगा और आपका काम है कि उन ओर्स के नाम को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है Fe2O3, ये किसका ऑक्साइड ओर है, आयरन मेटल का, इसका नाम है हेमेटाइट। दूसरा है Fe3O4, इसका नाम है मैग्नेटाइट। इसी तरीके से आयरन का एक और ऑक्साइड ओर होता है Fe2O3.2H2O, सॉरी .3H2O, इसे बोलते हैं हम लिमोनाइट। ठीक है, ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, ऑक्साइड ओर्स लिख रहा हूं। आयरन के मैंने ऑक्साइड ओर लिखे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। और भी ऑक्साइड ओर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फोर्थ Al2O3.2H2O, ये किसका ऑक्साइड ओर है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ओर है, और इसका नाम होता है बॉक्साइट।
क्या नाम होता है? बॉक्साइट। इसी तरीके से Al2O3, इसे हम बोलते हैं कोरंडम। ये भी आयरन का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, CORUN, कोरंडम। ठीक है। और भी ऑक्साइड और लिखते हैं, जैसे कि Cu2O, ये कॉपर का ऑक्साइड और है, और इसका नाम होता है क्यूप्राइट, या फिर इसको हम बोलते हैं रूबी कॉपर, है कि नहीं? क्यूप्राइट या फिर रूबी कॉपर। इसी तरीके से SnO2, ये टिन का ऑक्साइड और है कि नहीं? इसे हम बोलते हैं टिन स्टोन या फिर टिन स्टोन, या फिर इसी को बोलते हैं कैसेटिराइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैसेटिराइट। TiO2, ये टाइटेनियम का ऑक्साइड है, इसे बोलते हैं रूटाइल। ठीक है। जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO, इसे बोलते हैं जिंसाइट। ठीक है, इंक खत्म हो रही है। और इसी तरीके से MnO2, ये मैंगनीज का ऑक्साइड और है, इसे बोलते हैं पायरोलूसाइट। और एक और, चलिए, FeCr2O4, ये है आयरन का ओर, इसे हम बोलते हैं, ये क्रोमियम का ओर है और इसे हम बोलते हैं क्रोमाइट ओर। तो इतने सफिशिएंट है, आप इनको क्या करके रखिए? याद करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस साइड का मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सल्फाइड ओर की। सेकंड है मेरा सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर किसे बोलेंगे? जब मेटल किसके साथ कंबाइन करके रहे? सल्फर के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? सल्फाइड ओर। जैसे कि PbS, ये किसका सल्फाइड ओर है? लेड का। Pb मतलब लेड। इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं गैलेना, याद रखेंगे। HgS, इसे हम बोलते हैं सिनाबार, ये मरकरी का सल्फाइड ओर है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनबार। और देखो थर्ड FeS2, इसे हम बोलते हैं, ये आयरन का सल्फाइड ओर है, इसे हम बोलते हैं आयरन पायराइट। CuFeS2, इसे बोलते हैं कॉपर पायराइट। कोई प्रॉब्लम ना? ठीक है, कॉपर पायराइट। अच्छा, आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा इसके बारे में खास बार, कि ऐसे दिया रहेगा कई सारा ऑप्शन, पूछेगा ऐसा कौन सा ओर है जिनमें दो मेटल प्रेजेंट होती है। तो देखिए, कॉपर पायराइट में कॉपर भी प्रेजेंट है और आयरन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर का एक और सल्फाइड ओर है Cu2S, इसे बोलते हैं कॉपर ग्लांस। सिल्फर भी अपने सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Ag2S, इसे बोलते हैं सिल्वर ग्लांस। ये इसी का एक और नाम है अर्जेंटाइट। वहां पे डैश लगा के ये Te लास्ट में लिख दिया मैंने, है ना। Ag2S का नाम क्या है? अर्जेंटाइट या फिर सिल्वर ग्लास। ZnS, ये जिंक का सल्फाइड ओर है, इसे हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड।
ये इसी का एक और नाम है स्फेलेराइट। अब आप कहोगे कि सर ये सब याद कैसे करेंगे, तो याद तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। जितने आप याद कर सकते हो याद कर लीजिए, बाकी लास्ट में मैं जब पढ़ा रहा हूँगा तो आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन से आपको हर समय याद होनी चाहिए, ठीक है। तो याद तो खैर सभी होने चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, सल्फाइड ओर के बारे में। इज इट ओके? आगे बात करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अब कार्बोनेट ओर के बारे में। थर्ड है मेरे पास कार्बोनेट ओर। CAR कार्बोनेट ओर। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें MgCO3। ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट ओर है और इसका नाम है मैग्नेसाइट, ठीक है। CaCO3 इसका नाम तो सभी को पता है, लाइमस्टोन। एक और फॉर्म होता है CaCO3.MgCO3, इसे हम बोलते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट, ठीक है। ये भी एक और है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है क्या। नेक्स्ट जिंक का कार्बोनेट और होता है ZnCO3, इसका नाम होता है कैलामाइन, ठीक है। लेड का कार्बोनेट होता है PbCO3, इसका नाम होता है सेरुसाइट, CERU सीरुसाइट, ठीक है। जिंक का हो गया, लेड का हो गया। और देखिए कॉपर का CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं मैलेकाइट। याद रखेंगे आप, मैलेकाइट। अच्छा, इसी को एक और तरीके से ऐसे CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, बस यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, तो इसका नाम होता है एजुराइट। मैलेकाइट एंड एजुराइट, ये दोनों ही कॉपर के क्या हैं, ओर्स हैं, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, आयरन जो होता है, आयरन भी अपने कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeCO3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा सिडेराइट। दिस इज कॉल्ड सिडेराइट। अब बस जल्दी से इसे खत्म करके आगे के टॉपिक्स पे आएंगे। सिडेराइट, तो ये कार्बोनेट और हो गया, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए क्योंकि नीट वगैरह के एग्जाम में इनसे बहुत सीधे सवाल आ जाते हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट कार्बोनेट ओर के बाद हम पढ़ेंगे हैलाइड ओर के बारे में, ठीक है। हैलाइड ओर, हैलाइड ओर किसे बोलेंगे, जब मेटल किसके साथ कंबाइन होकर के रहे, हैलोजेंस के साथ, ठीक है। जैसे कि NaCl, ये किसका ओर है, सोडियम का ओर है, इसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इसी तरीके से KCl.MgCl2.6H2O, ये मिक्स्ड मेटल कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का है, इसे हम बोलते हैं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, क्लियर है। Na3Al(F6), ये एल्यूमिनियम है ना, Al, इसका नाम जरूर आप याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं क्रायोलाइट और ये एल्यूमिनियम का ओर है, क्रायोलाइट,
लाइट। याद रख पाएंगे क्या? Na3AlF6 किसका और है? क्रायोलाइट का। एक और लिख देता हूं यहाँ पे CaF2, इसका भी नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है फ्लोरस्पार। ये कैल्शियम का हैलाइड और है। क्लियर है? एक और लास्ट AgCl, इसको हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, ये सिल्वर का और है, हैलाइड और है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जल्दी से नाइट्रेट, और इसके बाद एक और बचेगा सल्फेट और, फिर ये खत्म। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको शायद, लेकिन बेटा ये पार्ट है हमारे सिलेबस का, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं? नाइट्रेट और पढ़ेंगे और इसके बाद सल्फेट, फिर खत्म। फिफ्थ नाइट्रेट और। नाइट्रेट और में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं। पहला है NaNO3, इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों चिली सॉल्ट पीटर। इसे क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। क्लियर? चिली सॉल्ट पीटर, PETRE। KNO3, इसे बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर, PETRE। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रेट में सिर्फ 2 ही है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फेट और। सल्फेट और, सल्फेट और किसे बोलेंगे? जब मेटल किसके साथ कंबाइन होकर के रहे? सल्फेट के साथ, SO4-2 के साथ। जैसे कि CaSO4.2H2, ये कैल्शियम का सल्फेट और है। इसका नाम क्या है? सबने पता है, जिप्सम, है कि नहीं? मैग्नीशियम भी अपने सल्फेट और के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, MgSO4.7H2। इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। ठीक है? और PbCO3, लेड जो है, सॉरी PbSO4, लेड जो है वो भी अपने सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजेलेसाइट। ठीक है? इसका नाम है एंजेलेसाइट। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने क्या कर लिए? सारे के सारे ओर्स के बारे में भी स्टडी कर ली है। ठीक है? अब हम काम की चीज़ों पर वापस आते हैं। ठीक है? उससे पहले एक चीज़ हम और लिख लेंगे, और वो सवाल भी हमारे एक बार एग्जाम में आ चुका है। क्या सवाल था कि जो बेटा नाइट्रेट ओर्स होते हैं, नाइट्रेट ओर्स जो होते हैं वो हमें हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलते नहीं हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो मेटल के नाइट्रेट ओर्स होते हैं, है ना, वो हमें हमारी अर्थ क्रस्ट में क्यों नहीं मिलते हैं? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो नाइट्रेट ओर्स है ना, या फिर किसी भी मेटल के जो भी नाइट्रेट हैं, वो सभी वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। मतलब ऑल द नाइट्रेट ओर्स, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सभी मेटल के नाइट्रेट्स क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। इस वजह से वो रेन वाटर के साथ क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल होकर के अर्थ में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सॉल्युबल हो जाएंगे तो और कहाँ निकल जाएंगे? समुद्र वगैरह में जाकर के गिर जाएंगे। ठीक है? तो इसके लिए हम लिख लेंगे, एक पॉइंट टू रिमेंबर आप डाल लो यहां पर। ठीक है? पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि मेटल्स usually do not occur
in form of nitrate in earth crust. Metals usually do not occur in form of nitrate in earth crust. This is because nitrates of all the metal are soluble in water, hence they washed out with रेन वाटर. वो रेन वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, वॉश्ड हो जाते हैं और हमें हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलते नहीं हैं. इज इट ओके? तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद वापस हम शुरू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, या नेट जो हेडिंग है वो है मेटलर्जी या फिर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट किसे बोलते हैं ना. तो हेडिंग डालेंगे मेटलर्जी, या इसी को हम बोल सकते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल. ठीक है, आइसोलेशन की जगह आप टर्म और क्या यूज कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ठीक है, तो मेटलर्जी होता क्या है बेटा? तो अभी मैंने आपको बताया मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं. तो किसी भी ओर से जब आप मेटल को ऑब्टेन करोगे तो उस दौरान जो जो प्रोसेस करोगे वो सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटलर्जी. इज इट ओके? तो डेफिनेशन लिखते हैं, द होल प्रोसेस ऑफ obtaining a metal from one of its ore, है ना. The whole process of obtaining metal from one of its ore is called मेटलर्जी. किसी ओर से जब आप मेटल को ऑब्टेन करोगे तो उस दौरान आपको जो जो प्रोसेस करनी पड़ेगी वो सारी की सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं, मेटलर्जी. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स करनी पड़ेगी वो सब अभी हम सीखेंगे. अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग मेटलर्जी प्रोसेस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. किस मेटल के लिए कौन से मेटलर्जी प्रोसेस यूज करनी है ये डिपेंड करता है कि उस मेटल की पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में. रिएक्टिविटी सीरीज मतलब वही जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला था. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही दूसरा नाम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज. तो समझ में आया? तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या कि किसी भी मेटल के लिए कौन सी मेटलर्जी प्रोसेस यूज करनी है वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे. ठीक है, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी. द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी depends upon
पोजीशन ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब जरा हम देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन सी मेटल्स है और किस मेटल के लिए हम कौन सी मेटलर्जी प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन सी एलिमेंट है? सबसे ऊपर है लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। इसके बाद मैं रेफरेंस के लिए यहां पर ऐसे सिंपली कार्बन लिख देता हूं, है कि नहीं। इसके बाद है जिंक, ठीक है, फिर लेड और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। इसके नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, आपको दिख ना रहा हो शायद, गोल्ड और प्लैटिनम। कोई प्रॉब्लम है? कार्बन को मैंने ऐसे ही यहाँ पर रेफरेंस एक है ना समझने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए ये कार्बन से ऊपर यहाँ तक ये जितनी मेटल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कार्बन से नीचे और हाइड्रोजन से ऊपर, देखिए कार्बन से नीचे और हाइड्रोजन से ऊपर ये जो मेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। और हाइड्रोजन से ये जो नीचे हैं इन्हें हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स। दिख रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, है ना। तो इनके लिए हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, उन सारी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे हम उसे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है। जब हम मेटल के ओर से मेटल को ऑब्टेन करें, किसका यूज करके? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इज इट ओके? जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था किस चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है कि नहीं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या था? जब किसी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हम कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर किसी मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं तो मेटल को किससे ऑब्टेन करेंगे? उसके ओर से। किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं? उसके ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करा के, है कि नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो थ्योरी क्या है? द प्रोसेस ऑफ, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, द प्रोसेस ऑफ extraction of metal by the electrolysis of its ore, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मॉल्टेन ओर, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, याद रखेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है डिफाइन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, है ना, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे। ये आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ ए मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो आपको याद होना चाहिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं उनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मॉल्टन ओर, है कि नहीं। ठीक है, अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए बात करें तो इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इनको ऑब्टेन करने के लिए हम पायरोमेटलर्जी का यूज़ करते हैं। पायरोमेटलर्जी क्या होता है, तो पायरो का मतलब होता है बेटा हीट, है कि नहीं। तो जब किसी मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन किया जाए, उसके ओर को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस करके हाई टेम्परेचर पर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। कैसे इस्तेमाल करते हैं पायरोमेटलर्जी, सब हमको आगे सीखना है। यहाँ पर तो बस हम सीखेंगे कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि इनका कैसे करेंगे, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी क्या होती है, देखिए आप डेफिनेशन, दीज मेटल्स आर extracted by the reduction of its ore with carbon or any other suitable reducing agent। और जब इस तरीके से किसी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी लिख लेंगे आप, जगह कम है इस वजह से ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, पायरोमेटलर्जी से। पायरोमेटलर्जी होता क्या है, जब किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके किसी और के रिडक्शन से किया जाए। और कैसे करेंगे रिडक्शन, तो वहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करेंगे, कार्बन या फिर कोई दूसरा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी। ठीक है, और वेरी लेस रिएक्टिव, तो आपको पता है बेटा ये जो मेटल्स होती हैं ये वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये कभी भी किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगी। तो इनकी मेटलर्जी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में कैसे ऑब्टेन करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं यहाँ पर इसको रब करके लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। वो डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम these metals are extracted from their solution by more reactive metals। ऐसा सेंटेंस लिखते हैं,
these metals are extracted from their displacement by more reactive metals from their aqueous solution. और जब किसी मेटल को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए कि उसको डिस्प्लेस कराया जाए किसी दूसरी मेटल्स से, है ना, किसी मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस कराएंगे बाय मोर रिएक्टिव मेटल, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। तो आपसे पूछेगा डिफाइन हाइड्रोमेटलर्जी, तो आपको याद रखना है जब किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, उस मेटल के एक्वस सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस करके फ्रॉम मोर रिएक्टिव मेटल, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। सब का एग्जाम्पल लेंगे कैसे क्या प्रोसेस करते हैं, लेकिन आगे जब ये आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये समझ में आया सभी को? जिसको ना आ रहा होगा बोलेगा मुझे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो देखो बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए टोटल 5 स्टेप्स होती हैं। किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी स्टेप्स होती हैं, 5, ठीक है। तो वही चीज हमको लिखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल involves following 5 steps। किसी भी मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें टोटल कितनी स्टेप्स होती है, 5 स्टेप्स होती है। अब इन 5 स्टेप्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर एक एक करके उन सभी 5 स्टेप्स को डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। अब पहला होता है, पहली स्टेप होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूं पहला वाला, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, है ना। दूसरी स्टेप होती है कंसंट्रेशन। या इसी को हम बोलते हैं ड्रेसिंग, या इसी को हम बोलते हैं बेनिफैक्शन ऑफ ओर, BENEFACTION, बेनिफैक्शन ऑफ ओर। चाहे आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलिए, ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलिए या फिर बेनिफैक्शन ऑफ ओर बोलिए, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। थर्ड स्टेप होती है कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into its oxide form। ठीक है, क्या होता है, कैसे करते हैं, सब सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बिल्कुल रट लीजिए कि किसी भी मेटल के मेटलर्जी में कितनी स्टेप्स हम करेंगे, 5 स्टेप्स। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग, बेनिफैक्शन, कन्वर्जन, है कि नहीं। फिर इसके बाद होगा
extraction of crude metal from its ऑक्साइड फॉर्म। अब वो जो ऑक्साइड फॉर्म है उससे हम क्या करेंगे, एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रूड मेटल बोलेंगे। क्रूड का मतलब क्या होता है, जो अभी पूरी तरीके से, क्रूड का वैसे मतलब होता है गंदा या फिर भद्दा, है कि नहीं। तो मतलब मेटल के अंदर जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर से, तो उसके अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट होंगी, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी। तो ऐसी मेटल जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन या फिर इसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, जो हम मेटल मिलेगी उसे हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे या फिर रिफाइन करेंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो मेटलर्जी में आप सबसे पहले याद कर लीजिए ये 5 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कैसे करेंगे उसको, कंसंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड ओर में, है कि नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेप सीखते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये 5 स्टेप्स हो गई। अब इन 5 स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे, किस स्टेप में क्या करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम डाल लेते हैं प्यारे बच्चों, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग बोलो या फिर ग्राइंडिंग बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग। ठीक है, ऐसे आप डालो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम ओर को अर्थ से माइन करके ले आते हैं, माइनिंग का मतलब उसे खोद करके बाहर निकालते हैं, तो अर्थ को खोदते हैं तो उससे ओर मिलता है हमें, या फिर पहाड़ों को तोड़ते हैं, कि नहीं। तो जो ओर मिलता है, तो वो जो ओर होता है बेटा, वो बहुत बड़े बड़े से लम्स के, ढोक हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा से पत्थर के फॉर्म में होगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लम्स। तो जब ओर को माइन करके लाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े से लम्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इन लम्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास मशीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं जॉ क्रशर्स, है ना। जॉ मतलब क्या, जबड़ा, तो उस तरीके से उसमें दांत होते हैं ना, तो उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो मशीन क्या कर देती है, उन बड़े बड़े से लम्स को बहुत छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग। क्या बोलते हैं, क्रशिंग। ठीक है, अब वो जो स्मॉल पीसेस है उनको फर्दर हम क्या करते हैं, एक दूसरे तरीके की मशीन है मेरे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉल मिल या फिर स्टैंप मिल। आपने देखा होगा घरों में हम जब गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, एक ग्राइंडिंग वाला रहता है उन लोग के पास, 2 पत्थर रहते हैं, उसके बीच में गेहूं डालते हैं तो दोनों घूमते हैं, तो मेरा जो पत्थर घूमते हैं तो गेहूं क्या हो जाता है, एकदम फाइन पाउडर बन जाता है, यानी कि फ्लोर, यानी कि आटा बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से करेंगे, जो हमारे पास स्मॉल पीसेज हैं उनको हम एक मिल में डाल देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, बॉल मिल या फिर स्टैंप मिल। वो बॉल मिल या स्टैंप मिल क्या करेगी, मेरे जो छोटे छोटे से पीसेज हैं ओर के, उन्हें किस में कन्वर्ट कर देगी, फाइन पाउडर में। इज इट ओके। अच्छा, फाइन पाउडर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं ओर को, क्योंकि फाइन पाउडर में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ओर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरफेस केमिस्ट्री में आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस प्रोसेस को, or obtain after mining, or obtained after mining are in form of
आर इन फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, ठीक है। दीज लम्प्स आर कन्वर्टेड into fine powder, into small pieces, are converted into small pieces with help of, बोलो क्या, with help of jaw crushers। जॉ क्रशर्स का मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। जॉ मतलब क्या होता है, ऐसा जिसमें दांत हो, है कि नहीं, जॉ। और क्रशर्स मतलब जो क्रश कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, है कि नहीं। तो जॉ क्रशर्स मशीन्स होती हैं जो क्या करेंगे, मेरे ओर को जो बिग लंप के फॉर्म में है उन्हें स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रशिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बोलो क्या, क्रशिंग, ठीक है। नाउ इसी में आगे लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्मॉल पीसेस आर further converted into fine powder, ऊपर लिखता हूं थोड़ा, into fine powder, इसको आप लिख लीजिए यहां तक, are converted into fine powder with help of ball mill or stamp mill। This process is known as बोलो what is known as grinding और इसी को हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन। याद रखेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राइंडिंग और पल्वेराइजेशन। तो क्या होगा कि जो मेरा स्मॉल पीसेस था उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी मेरी, ग्राइंडिंग या फिर पल्वेराइजेशन। कोई प्रॉब्लम, इससे कुछ एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा आपसे, है कि नहीं, कभी नहीं पूछता है कि क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या होती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है मेरी वो क्या है, कंसंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग, या फिर इसी को हमने बोला था बेनिफैक्शन। कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन ऑफ ओर, ठीक है। अब बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इससे हर साल क्वेश्चंस आता ही है। लंबा टॉपिक भी है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, मतलब पॉइंट है भी मेटलर्जी का, है कि नहीं। तो इस चीज़ को हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफैक्शन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।